तो अभी जो क्लास होगा वो सोशल साइंस का क्लास है, और सोशल साइंस में जो हमारे 3 पार्ट हैं ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, उसके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। और स्क्रीन शेयर हो रहा होगा सभी को। स्क्रीन और आवाज़ बिल्कुल क्लियर है सबको। तो चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। और लगभग दो घंटे लगेंगे इसको पूरा कवर अप करने में। अराउंड हमारे पास टोटल कितने पेज डिस्कस करने हैं यहाँ, तो लगभग 95 96 पेजेस डिस्कस करने हैं उसके अकॉर्डिंग। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, बाकी चीज़ों में आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। और बाकी आपने जो पहले रिवीजन कर लिया है दैट इज़ इनफ। तो जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन रिसोर्स। तो पहला चीज़ हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। तो और ज्योग्राफी में आपको पता है लगभग 25 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं तो सब क्वेश्चन से, सब टॉपिक से अगर देखा जाए तो 7 से 8 क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट डिफाइंड रिसोर्स। बेस्ट डिफाइंड रिसोर्स क्या हो सकता है? तो रिसोर्स क्या होते हैं? रिसोर्स मीन्स यूटिलिटी प्लस वैल्यू। यूटिलिटी प्लस वैल्यू। नॉट एवरीथिंग इज रिसोर्स अनलेस यूजफुल, जब तक कि वो यूजफुल ना हो। यानी कि एनीथिंग यूजफुल विथ वैल्यू दैट इज कॉल्ड रिसोर्स, उसे हम क्या कहेंगे? वैल्यू के साथ यूजफुल होगा उसी को हम क्या कहेंगे? रिसोर्स कहेंगे। ठीक है। रिसोर्स के अलग अलग टाइप्स हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाई आर रिसोर्स कॉल्ड डायनेमिक। रिसोर्स को हम डायनेमिक क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि रीजन क्या है? दे डिक्रीज, क्या वो घट रहा होता है, या दे चेंज विथ टाइम एंड टेक्नोलॉजी, या दे आर फिक्स्ड, ठीक है, या दे डिसअपियर। तो दे चेंज विथ टाइम एंड टेक्नोलॉजी, टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ वो बदलते रहता है, इसीलिए डायनेमिक है। ठीक है। दूसरा, टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। एग्जांपल, यूरेनियम अर्लियर यूजलेस। यूरेनियम पहले यूजलेस था लेकिन अब क्या है? यूजफुल हो चुका है। इसीलिए हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेस। ठीक है। अगर हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो उससे क्या कर सकते हैं? हम चीज़ों को निकाल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उस चीज़ का हम एक वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो डायनेमिक बोलने का मतलब ये है, दे चेंज विथ टाइम एंड टेक्नोलॉजी। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे, विच इज अ पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स कौन सा होता है? पोटेंशियल मतलब नोन बट नॉट फुल्ली यूज्ड। हमें तो पता है रिसोर्स है बट उसका हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्स। तो कोल इन झारखंड यूटिलाइज होता है, सोलर एनर्जी इन राजस्थान ये यूटिलाइज नहीं हो रहा है। ठीक है। वाटर इन रिवर, आयरन इन यूज। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, सोलर एनर्जी इन राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ स्टॉक रिसोर्स। वो रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स क्या हो सकता है? कोल है, हाइड्रोजन इन वाटर है, फॉरेस्ट है, सॉइल है। तो हाइड्रोजन इन वाटर स्टॉक रिसोर्स कहा जाता है। वाटर तो है लेकिन उससे हम हाइड्रोजन कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन का हम कैसे यूज कर सकते हैं अदर चीजों में, ठीक है, उसी को हम कह सकते हैं स्टॉक रिसोर्स कह सकते हैं। स्टॉक अवेलेबल बट नॉट यूजेबल ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। अवेलेबल तो है लेकिन उसको हम यूजेबल फॉर्म में नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक रिसोर्स कहा जा रहा है उसे। नेक्स्ट आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसडीजीएस बोलते हैं इसको, एसडीजीएस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस हमें डेवलप भी करना है बट इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट भी नहीं करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस यूज रिसोर्सेज फास्ट, नो, यूज रिसोर्सेज वाइजली फॉर फ्यूचर, ये हो सकता है। हमें रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो करना है बट चालाकी से करना है और फ्यूचर में आने वाले जनरेशन्स को बचा के भी देना है। तो बैलेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं उसको। ठीक है। और विच रिसोर्स इज यूनी अपक्यूटियस, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, यानी कि विच रिसोर्सेज। तो अपक्यूटियस का मतलब फाउंड एवरीवेयर, ठीक है, हर जगह जो पाया जाता है। देखो गोल्ड हर जगह नहीं पाया जाता है, ठीक है, कोल हर जगह नहीं पाया, एयर जो ऐसा है वो हर जगह पाया जाता है। यूबिक्यूटोस का मतलब क्या होता है कि एवरीवेयर अवेलेबल हो, दैट इज एयर। पेट्रोलियम भी हर जगह अवेलेबल नहीं है। अभी तुम देखो जो वॉर चल रहे हैं उस वॉर को लेकर के वो सारे जो प्रोडक्ट हैं हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वो कहीं ना कहीं हम ईरान से, ईरान के रास्ते अलग अलग जो गल्फ कंट्री है वहां से उसको इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, रिन्यूएबल रिसोर्स में बिकम नॉन रिन्यूएबल इफ। रिन्यूएबल का मतलब द रिसोर्स विच कैन बी रीयूज्ड, ठीक है,
दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो रिन्यूएबल रिसोर्स मे बिकम नॉन रिन्यूएबल, कब ऐसा होगा? मिसयूज कन्वर्ट रिन्यूएबल इनटू नॉन रिन्यूएबल, अगर हम मिसयूज करेंगे यानी कि ओवर यूज कर देंगे, बहुत ज्यादा यूज कर देंगे, तो रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। आठवां क्वेश्चन हमारा आता है कि ह्यूमन रिसोर्स इंप्रूव बाय, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कैसे इंप्रूव होगा? तो वॉर से, पॉल्यूशन से, एजुकेशन से या डिफॉरेस्टेशन से? तो एजुकेशन से। वॉर से तो रिसोर्स खराब होता है ना, अभी वॉर चल रहे हैं, उसको लेकर देखो कितने रिसोर्स बर्बाद हो रहे हैं, चीजें महंगी हो रही हैं। पॉल्यूशन से तो इम्पैक्ट करता है इन्वायरमेंट को, डिफॉरेस्टेशन से भी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट करता है, तो बचा क्या? एजुकेशन से। ठीक है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन प्लस स्किल बेटर प्रोडक्टिविटी आता है। ठीक है। विच इज बायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्स कौन सा होता है? बायोटिक मतलब लिविंग रिसोर्स कहते हैं, नॉन बायोटिक अबायोटिक जिसको बोलेंगे तो नॉन लिविंग रिसोर्सेज हो जाएगा अबायोटिक में। तो विच इज बायोटिक रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्स मतलब प्लांट इज अ बायोटिक रिसोर्स। ठीक है। प्लांट इज अ बायोटिक रिसोर्स। विच इज नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल विच कैन नॉट बी रिन्यूड अगेन एंड अगेन, दैट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है। तो पेट्रोलियम, टाइम लगता है इसमें, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सनलाइट हर दिन सन मिल रहा है तुम्हें, ठीक है। विंड हमें हमेशा मिल रहा है, वाटर मिल ही रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पेट्रोलियम। टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म पेट्रोलियम। नेक्स्ट आता है विच फैक्टर कन्वर्ट सबस्टेंस इनटू रिसोर्स, कौन सा फैक्टर्स है जो सबस्टेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करता है? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग इंक्लूड, रिसोर्स प्लानिंग क्या इंक्लूड करता है? आइडेंटिफिकेशन, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो आई थिंक इट विल बी ऑल, क्या हो जाएगा? सारा हो जाएगा। आइडेंटिफाई करना, कंजर्व करना, मैनेज करना, फुल साइक्लिक अप्रोच हो सकता है। पेरेंट प्रोटेक्ट, पैटेंट प्रोटेक्ट, पैटेंट क्या प्रोटेक्ट करता है? तो आइडियाज को प्रोटेक्ट करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ये हमारा। ठीक है। विच इज एन एक्चुअल रिसोर्स, कौन सा एक्चुअल रिसोर्स है इसमें? ठीक है। तो कोल बीइंग यूज्ड, कोल बीइंग यूज्ड दैट इज कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्स। एक्चुअल इज इक्वल टू नोन प्लस यूज्ड, उसी को हम बोलते हैं, नोन भी है और इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जानते भी हैं उसको, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्चुअल रिसोर्स कहा जाता है। ठीक है। एक्चुअल रिसोर्स कहलाएगा वो। ठीक है। नेक्स्ट विच इज ह्यूमन मेड रिसोर्स, इनमें से कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्स है? तो रोड जो है वो ह्यूमन मेड रिसोर्स है। क्रिएटेड यूजिंग नेचुरल प्लस ह्यूमन एफर्ट, क्रिएटेड यूजिंग नेचुरल प्लस ह्यूमन एफर्ट दैट इज कॉल्ड रोड। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर्स 2 लैंड, सॉइल, वाटर, ये वाला टॉपिक से हम क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें क्या है कि मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन का मेजर कॉज क्या हो सकता है? तो ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग मतलब ज्यादा से ज्यादा हम जानवरों का यूज करके ओवर ग्रेज करना चीजों को, तो वो लैंड डिग्रेड हो जाता है, हमारा जमीन खराब हो जाना। ओवर ग्रेजिंग रिमूव्स वेजिटेशंस, इरोजन्स आते हैं वहां पे, सॉइल इरोजन्स वगैरह। सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड ऑन, सॉइल फॉर्मेशन किस पर डिपेंड करेगा? तो मल्टी फैक्टर पर्पस होता है सॉइल फॉर्मेशन में, क्लाइमेट भी होता है, पेरेंट रॉक भी होता है, टाइम भी होता है, ऑल, मतलब ये तीनों फैक्टर्स डिपेंड करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन में, मिट्टी को बनने में हेल्प करते हैं। ठीक है। फिर आता है शीट इरोजन्स रिमूव, शीट इरोजन क्या रिमूव करेगा? टॉप लेयर ऑफ द सॉइल को क्या करेगा? ये रिमूव कर देगा। फर्टाइल, मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल क्या होता है? टॉप लेयर होता है। ठीक है। मोस्ट फर्टाइल लेयर क्या होता है? टॉप लेयर होता है। जैसे हमारे पास अर्थ में तीन होते हैं ना, तीन एक तुम्हारा होता है क्रस्ट, मेंटल एंड कॉन्ड। क्रस्ट क्या है? टॉप लेयर, क्रस्ट आउटर लेयर है। मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं? मेंटल। और सबसे लोअर वाले को क्या बोलते हैं? कोर। ठीक है। तो ये जो है टॉप लेयर क्रस्ट में पाया जाता है। ठीक है। टेरेस फार्मिंग हेल्प, टेरेस फार्मिंग क्या हेल्प करता है? स्लो वाटर फ्लो होता है वहाँ टेरेस फार्मिंग में, तो सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करता है टेरेस फार्मिंग। ठीक है। विच सॉइल लेयर इज मोस्ट फर्टाइल, कौन सा सॉइल का लेयर सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है? तो ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, तो रॉक, तो हम कह सकते हैं ए हॉरिजन, रिच इन ह्यूमस। ठीक है। जो पहला लेयर जो होता है वो ए हॉरिजन कहलाता है वहाँ पे। ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या करता है? कंजर्वेशन करता है। कंजर्वेशन किसका? सेव वाटर फॉर फ्यूचर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अलग अलग टेक्निक्स हैं, हम पानी को सेव करते हैं। रूफ
प्लानिंग करते हैं, छत पे जो पानी आता है उसको एक टैंक में हम फिर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड ऑन, नेचुरल वेजिटेशन किस पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे क्लाइमेट है, सॉइल है, रिलीफ है, तो ये सारी चीज़ों पे हम कह सकते हैं कि ऑल फैक्टर्स कंबाइंड डिपेंड करता है। शेल्टर्स बेल्ट प्रिवेंट, शेल्टर्स बेल्ट क्या प्रिवेंट करेगा, ट्रीज एक्ट्स एज अ बैरियर, ट्रीज एक्ट्स एज अ बैरियर, तो यानी कि विंड इरोजन्स प्रोटेक्ट करेगा, क्या करेगा, विंड इरोजन्स को प्रोटेक्ट करेगा, विंड इरोजन्स को प्रोटेक्ट करेगा ये हमें, राइट। तो शेल्टर्स बेल्ट प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट कर रहा है शेल्टर्स बेल्ट, तो विंड इरोजन्स को हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। ट्रीज एक्ट्स एज अ बैरियर, ट्रीज क्या कर रहा है, एक्ट्स एज अ बैरियर, ट्री एक्ट्स एज अ बैरियर, ठीक है, ट्री एक्ट्स एज अ बैरियर, ट्री एक्ट्स एज अ बैरियर। हाँ, क्या लाया, गधा। हाँ तो ऐसे, हाँ उसी में से करो, ठीक है। वाटर साइकिल इज ड्राइवन बाई, वाटर साइकिल इज ड्राइवन बाई, तो सन, वाटर साइकिल इज ड्राइवन बाई, किससे ड्राइव कर किया जा रहा है, सन से, वाटर साइकिल इज ड्राइवन बाई सन। एवापोरेशंस बाई हीट, ठीक है, वाटर साइकिल इज ड्राइवन बाई सन, मतलब सन क्या कर रहा है, उसको एवापोरेट कर, एवापोरेशन क्या होता है कि वाटर का भाप बन के उड़ना ड्यू टू हीट, दैट इज कॉल्ड एवापोरेशन। और एवापोरेशन में क्या क्या फैक्टर डिपेंड करते हैं, सरफेस एरिया मैटर करता है, टेम्परेचर मैटर करता है, ठीक है, विंड का स्पीड मैटर करता है, ह्यूमिडिटी मैटर करता है, ठीक है। विच वेजिटेशन इज लो इन लो रेनफॉल, लो रेनफॉल में कौन सा वेजिटेशन होगा, तो हम कह सकते हैं थॉर्न वेजिटेशंस, ठीक है, अडॉप्टेड इन ड्राई क्लाइमेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिनरल्स एंड पावर्स, ये चैप्टर्स से क्वेश्चंस देखेंगे, मिनरल्स एंड पावर्स से। इसमें क्या है, मिनरल्स आर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर अगो, इसीलिए हमने क्या बोला इसको कि एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, एग्जॉस्टिबल्स मतलब खत्म होने वाला चीज, ठीक है। पेट्रोलियम फाउंड इन, पेट्रोलियम कौन से रॉक्स में पाया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है, ठीक है। तीन तरह का रॉक्स है हमारे पास, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, तो पेट्रोलियम किसमें पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है। ऑर्गेनिक रिमेन सेटल इन लेयर्स। सोलर एनर्जी क्या होगा, तो एग्जॉस्टिबल, रिन्यूएबल, पॉल्यूटिंग, कॉस्टली, तो इनफाइनाइट सप्लाई है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे। किसको, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं हमारे। हाँ जी, क्या हुआ, बैठो मत भाई, कल पे है तेरा, बुक क्यों नहीं लेके आया, बोलना पड़ेगा बुक लाने के लिए अगर तुम्हारा वो चल रहा है तो। अरे तो भाई टेस्ट वहीं से देंगे ना, ठीक है, वो हमारा तो है नहीं उस तरह का, ठीक है। कोल इज कॉल्ड, कोल इज कॉल्ड हाई वैल्यू, हाई एनर्जी वैल्यू होता है, इसीलिए हमने बोला था ना, साइंस में भी देखा था, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं इसको, कोल को क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड, कोल इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। क्लीनेस्ट एनर्जी कौन सा था, मैंने बताया था कि सोलर एनर्जी सबसे क्लीन एनर्जी, कोई पॉल्यूशंस नहीं होता है यहाँ पे, नो पॉल्यूशंस होते हैं क्लीनेस्ट एनर्जी में, ठीक है। एग्रीकल्चर क्वेश्चन से आ सकता है, राइस क्या है, रबी क्रॉप है, खरीफ है, जैद है, कैश है, तो खरीफ क्रॉप में आएगा। खरीफ क्रॉप क्या होता है, जो रेनी सीजन में बोया जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। जैद क्रॉप्स भी आते हैं, जैद में क्या क्या एग्जांपल आ जाएगा, कुकुम्बर आ जाएगा, ठीक है, वेजिटेबल्स होते हैं यहाँ पे, वाटरमेलन हो जाएगा, ये सब किसमें आएगा, जैद क्रॉप्स में आता है, ठीक है, जिसको हम समर क्रॉप्स भी कहते हैं। कौन सा क्रॉप, समर क्रॉप्स भी कहते हैं। नीड रेनफॉल्स यहाँ पे। वीट ग्रोन इन, वीट कौन का, तो कब, विंटर में ग्रो करते हैं इसको, कूल क्लाइमेट चाहिए होता है। प्लांटेशन फार्मिंग जो होता है वो लार्ज स्केल कमर्शियल फार्मिंग में आएगा, प्लांटेशन फार्मिंग, ठीक है। तो टी एग्जांपल क्या होगा, टी एग्जांपल होगा उसका, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग मींस, मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि बोथ क्रॉप भी और एनिमल्स दोनों हो, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, इंडस्ट्रीज के अंदर में देखोगे तो इंडस्ट्रीज कन्वर्ट, ठीक है, रॉ टू फिनिश्ड गुड, फिनिश से रॉ मटेरियल, सर्विस या नॉन, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है इसमें। और तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि रॉ को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करता है, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है इंडस्ट्रीज, ठीक है। और स्टील इंडस्ट्रीज जो आएगा वो किस में आ जाएगा, कौन से प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, किस सेक्टर में आता है,
सेकेंडरी में। एग्रीकल्चर वगैरह किस में आ जाएगा आपको? एग्रीकल्चर, फार्मिंग, ठीक है, और एनिमल हस्बेंड्री, तो ये प्राइमरी सेक्टर में आता है, प्राइमरी सेक्टर्स में। और टर्शरी सेक्टर्स में क्या होते हैं? सर्विस सेक्टर्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर। और सबसे ज़्यादा इंडिया में कंट्रीब्यूशन 54% किसका होता है? सर्विस सेक्टर्स का होता है। उसके बाद आप देखोगे 15 से 16% जो कंट्रीब्यूशन है वो प्राइमरी सेक्टर्स का होता है। बाकी बच गया तुम्हारा लगभग 22 से 26% जो है वो आपका सेकेंडरी सेक्टर्स का है, जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स भी कहा जाता है। स्टील इंडस्ट्री इज बेसिक इंडस्ट्री माना गया है, बेस ऑफ अदर, बेस सारे इंडस्ट्रीज का बेस है। आईटी इंडस्ट्री किस में आ जाएगा हमारा? आईटी इंडस्ट्रीज जो देखोगे नो लोकेशन डिपेंडेंट होता है, तो फुट लूज होते हैं, ये आईटी इंडस्ट्री को फुट लूज कहा जाता है। ह्यूमन रिसोर्स की अगर बात करें, ह्यूमन रिसोर्स में अगर देखा जाए तो ह्यूमन रिसोर्स में आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि एरिया अपॉन में पीपल्स या पीपल्स अपॉन में एरिया, ठीक है, तो कितने लोग हैं उस एरिया में, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। हाई डेंसिटी फाउंड इन, सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी कहाँ पाया जाता है? डिजर्ट तो प्लेन एरिया में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि फर्टाइल प्लस जॉब, फर्टाइल लैंड है, वहाँ पे जमीन है, जॉब क्रिएट होगा, इसलिए प्लेन एरिया में लोग ज्यादा रहते हैं, मैदानी क्षेत्र में ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। human resource improved by human resource improved by education, health, skill, all of these, तो human capital development, ठीक है, human capital development। literacy rate affect population by, literacy rate affect population by higher literacy rate, better job, awareness, health, better living standard। इसका मतलब literacy rate affect population by improves quality of life, तो क्या हो जाएगा? improves quality of लाइफ। अगर लिटरेसी रेट हाई है तो जॉब अच्छे मिल रहे हैं, अवेयरनेस है पीपल हेल्थ को लेकर के, ये सब अगर अवेयर होंगे तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा? बेहतर होगा। तो यानी कि इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्यू टू लिटरेसी रेट। नेक्स्ट, बर्थ रेट रिफर्स टू, बर्थ रेट नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 पीपल्स, दैट इज कॉल्ड बर्थ रेट कहलाता है, ठीक है। नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 100 पीपल, दैट इज कॉल्ड बर्थ रेट। क्लियर है यहाँ तक? बर्थ रेट किसे कहा जाता है? बर्थ रेट इज इक्वल टू लाइव बर्थ, ठीक है, 1000 पॉपुलेशन पर ईयर, ठीक है। उसी तरह से डेथ रेट आएगा। माइग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, इन सर्च ऑफ जॉब, एजुकेशन, ठीक है। डेथ रेट मीन्स नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल्स, दैट इज कॉल्ड डेथ रेट, ठीक है। डेथ रेट मीन्स मोर्टेलिटी लेवल ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट है आपका पॉपुलेशन पिरामिड रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? तो एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, एज एंड सेक्स शो यंग वर्किंग एंड ओल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये पिरामिड शो कर रहा होता है, पॉपुलेशन पिरामिड, ठीक है। विच कंट्री हैज वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया है, ठीक है। इंडिया हाईएस्ट पॉपुलेशन ड्यू टू लार्ज बेस ग्रोथ रेट, ये है हमारे पास, ठीक है। फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपेंड ऑन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है? एजुकेशन पे, हेल्थ पे, स्किल पे, ऑल, तो चारों चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अफेक्टेड बाई, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिफेक्ट कर रहा है? क्लाइमेट से, रिसोर्स से, रिलीफ, ऑल ऑफ दिस, ऑल्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्लास 8, अब पॉलिटी के बेस, लेकिन अगर हम और देखेंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी से और क्वेश्चंस आप लोग को डेटा वगैरह कुछ तो दे रखा हूँ पहले से, तो इतने क्वेश्चंस हमने ज्योग्राफी से देखा अभी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं पॉलिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कुछ और फैक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ज्योग्राफी में हम, राइट। कुछ और फैक्चुअल क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे, मेरे को इधर से थोड़ा देखने दें। कंट्रोल एन। डार्क कंटिनेंट किसे कहा जाता है? अगर आप देखोगे, डार्क कंटिनेंट किसे कहते हैं हम? डार्क कंटिनेंट, डार्क कंटिनेंट का नाम है अफ्रीका। ठीक है, डार्क कंटिनेंट अफ्रीका याद रखना है। राइस के लिए कौन सा सॉइल सुटेबल होता है राइस के लिए? तो एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल इज सुटेबल फॉर राइस। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए किस तरह का हम मिनरल यूज करते हैं? तो लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, limestone are used for cement industry, limestone are used for cement industry। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है? इंडिया किस कंटिनेंट में है? सबको पता है, तो एशिया कंटिनेंट, राइट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं? तो हम याद रखना 2 पार्ट्स में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लॉन्गेस्ट रिवर सबको पता है इन इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर गंगा। ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर स्टेट, प्रोड्यूसर स्टेट, लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर स्टेट सबको पता है, WB, वेस्ट बंगाल। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा इंडिया का? स्मॉलेस्ट स्टेट याद रखना, गोवा। ठीक है, लार्जेस्ट स्टेट एरिया के टर्म्स में, लार्जेस्ट स्टेट एरिया के टर्म्स में, तो हमें याद रखना है राजस्थान, एरिया के टर्म्स में लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। और पॉपुलेशन में यूपी, पॉपुलेशन में यूपी याद रखना है। लॉन्गेस्ट डैम याद रखना, हीराकुंड डैम, लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड डैम।
वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इतना छोड़ो, ठीक है। इतना बेसिक चीज़ याद रखना, अगर क्वेश्चन कुछ भी और पटांग पूछा तब की बात कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं पॉलिटी पे हम। नेक्स्ट पॉलिटी। इस पॉलिटी में क्या क्वेश्चन बन रहा है हमारा कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है? तो इट इज अ सेट ऑफ रूल फॉर गवर्नेंस। सेट ऑफ रूल फॉर गवर्नेंस। कॉन्स्टिट्यूशंस सुप्रीम लॉ गाइडिंग हाउ अ कंट्री इज गवर्न। गाइडिंग हाउ अ कंट्री इज गवर्न। व्हाई इज कॉन्स्टिट्यूशंस इंपॉर्टेंट? संविधान क्यों जरूरी है? तो टू लिमिट गवर्नमेंट पावर। टू लिमिट गवर्नमेंट पावर, गवर्नमेंट पावर को लिमिट करने के लिए। प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर, इंश्योर्स डेमोक्रेसी। ठीक है। व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड? कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया? सबको पता है, ठीक है, 1949। ठीक है, अडॉप्ट करना, ठीक है। और एक होता है उसे अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को और इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अडॉप्ट और इम्प्लीमेंट क्वेश्चन दोनों में उल्टा मत कर देना। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। ठीक है। विच फीचर्स इंश्योर्स इक्वालिटी? ठीक है, तो इक्वालिटी के लिए फंडामेंटल राइट्स है। राइट प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। सेकुलरिज्म मीन्स, सेकुलर का मतलब क्या होता है? इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। इंडिया के पास कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। पार्लियामेंट्री फॉर्म्स मीन्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब प्राइम मिनिस्टर्स प्लस पार्लियामेंट, उसी को बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, जैसे पढ़ा रखे हैं। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म? मीन्स डिवीजन ऑफ पावर, पावर का डिवाइड होना। पावर शेयर्ड बिटवीन स्टेट सेंटर्स, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइड होता है। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट, क्या प्रोटेक्ट करता है? तो सिटीजन्स का। प्रोटेक्ट डिग्निटी एंड फ्रीडम। ठीक है। विच इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट्स नहीं है? तो हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। पहले था, टोटल कितने? 6 फंडामेंटल राइट्स थे। पहले कितना था? 7, इसी को हटा दिया गया प्रॉपर्टी को। तो फ्री इक्वलिटी है, फ्रीडम है, रिलीजन है, ये सब फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। रिलीजन, राइट टू प्रॉपर्टी इज लीगल राइट नाउ। अब ये लीगल राइट्स हो गया, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट नाउ। ठीक है। डायरेक्टिव डीपीएसपी, डीपीएसपी बोलते हैं उसको, डीपीएसपी गाइडलाइन फॉर गवर्नमेंट। ठीक है। नॉन इन्फोर्सेबल बट इम्प्रूव्ड फॉर वेलफेयर। ठीक है। विच प्रॉपर्टी ड्राफ्टेड, विच बॉडी ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस? तो कौन से बॉडी ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशंस को? तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने किया था, फॉर्म्ड इन 1946। ठीक है। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसको हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, दलित थे ये। किससे? दलित। ठीक है। रूल्स ऑफ लॉ मीन्स, रूल्स ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? एवरी वन इज इक्वल बिफोर लॉ, कानून के नजर में सब बराबर है। नो वन अबव लॉ, कानून के ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब इंश्योर्स क्या करता है? तो जस्टिस। ठीक है, जस्टिस, सोशल प्लस इकोनॉमिक प्लस पॉलिटिकल। विच आइडियल प्रोमोट यूनिटी इन डाइवर्सिटी? तो हम कह सकते हैं सेकुलरिज्म। यूनिटी इन इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, यूनिटी, उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है सेकुलरिज्म। इससे क्वेश्चन देखते हैं, 15 क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। ठीक है। सेकुलर स्टेट डज नॉट, क्या नहीं कर सकता है? फेवर एनी रिलीजन, ट्रीट ऑल इक्वली, प्रमोट हार्मोनी, सपोर्ट वन रिलीजन, नहीं। तो इक्वल ट्रीटमेंट सेकुलर स्टेट डज नॉट, ठीक है, डज नॉट, ठीक है। सेकुलर स्टेट जो है कोई भी रिलीजन को फेवर नहीं कर सकता है। यहाँ पे सपोर्ट वन रिलीजन, यही आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? सपोर्ट्स वन, कोई एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर सकता है। सेकुलर का मतलब ये है। इंडियन, इंडिया सेकुलरिज्म अलाउ, ठीक है, नो रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ओनली वन रिलीजन, ये बैन रिलीजन। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीडम गारंटी। ठीक है। गवर्नमेंट कैन इंटरवीन इन रिलीजन टू, ठीक है, तो स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन, सोशल रिफॉर्म, अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। ठीक है। अनटचेबिलिटी किसके लिए है? आर्टिकल 17 के लिए। एग्जांपल्स ऑफ सेकुलरिज्म,
ठीक है। तो इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, दैट इज कॉल्ड सेकुलरिज्म। कोर आइडिया याद रखना इसका। ठीक है। पार्लियामेंट से क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत सारे बताया मैंने। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ क्या? प्रेसिडेंट प्लस टू हाउसेस। प्रेसिडेंट प्लस टू हाउसेस। दो हाउस कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? 543 पे इलेक्शंस हो रखे हैं। ठीक है। उसके बाद राज्यसभा में कितने होते हैं? तो 250 मैक्सिमम सीट होता है, 245 ऐसे याद रखना है। ठीक है। बिकामिरल सिस्टम है यहाँ पे, एक तरह से कह सकते हैं। बिकामिरल का मतलब टू यहाँ पे आ रहा है। लोकसभा इज, उसे क्या बोलेंगे? लोअर हाउस, अपर हाउस। ठीक है। तो लोकसभा को हम क्या बोलते हैं? लोअर हाउस कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है इसे। हाउस ऑफ द पीपल्स भी कहा जाता है। डायरेक्टेड इलेक्टेड होता है। ठीक है। यहाँ पे हम अपने एमपी को चुनते हैं, और फिर एमपी किसको चुनता है? पीएम को चुनता है। तो वी डज नॉट elect डायरेक्टली अवर पीएम, राइट? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, राज्यसभा मेंबर्स आर क्या है? राज्यसभा मेंबर्स आर इनडायरेक्टली अब इलेक्टेड। राज्यसभा मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ध्यान रखना। राज्यसभा मेंबर को हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं राज्यसभा के मेंबर्स। ठीक है। बाई स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब वहाँ के वो एमएलए होते हैं, और उन एमएलए को फिर से हम एक तरह से राज्यसभा मेंबर बनाया जाता है। पार्लियामेंट मेक्स, क्या बनाता है पार्लियामेंट? तो लॉ बनाता है। लॉ बनाता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या बनाता है? लॉ बनाता है। ठीक है। क्वेश्चन आर इज फॉर, क्वेश्चन आर किसके लिए होता है? तो हम कह सकते हैं अकाउंटेबिलिटी टूल, मतलब आस्किंग क्वेश्चंस। अलग अलग पार्लियामेंट में सेशन होते हैं, क्वेश्चन आर, डिबेट सेशन, सारी चीजें। तो जुडिशियरी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जुडिशियरी का मतलब क्या होता है? कि लॉ मेकिंग ना, लॉ इन्फोर्समेंट ना, लॉ इंटरप्रिटेशन, गवर्नेंस। तो आंसर क्या होगा? लॉ इंटरप्रिटेशंस। ठीक है। लॉ में दखल अंदाजी करना जुडिशरी का काम है। ठीक है। हाईएस्ट कोर्ट, सबसे बड़ा कोर्ट कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कहाँ है ये? न्यू दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। उसके बाद सीजीआई की बात कहा था मैंने, इसमें कौन होता है इसका हेड? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बारे में मैंने भी लिखा रखा है सारा। कौन है अभी का सीजीआई? ठीक है। सूर्यकांत। कौन है? सूर्यकांत। ठीक है। इस तरह का याद रखना। और इसको अपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है। जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट टू किसका? फेयर इलेक्शंस। किसके लिए है? इंश्योर्स फेयर इलेक्शंस, इंश्योर्स जस्टिस, मतलब फेयर इलेक्शंस के लिए। ठीक है। पीआईएल का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जस्टिस फॉर ऑल, उसको हम बोल सकते हैं पीएलआई। ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका मार्जिनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट में अगर देखोगे। यहाँ चला गया। ठीक है। जस्टिस फॉर ऑल, चैप्टर 5 अगर देखोगे मार्जिनलाइजेशन, ये चैप्टर्स में आप देखोगे तो क्या है यहाँ पे? मार्जिनलाइज्ड ग्रुप आर वो ग्रुप होते हैं जिसको हम कह सकते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिसएडवांटेज ग्रुप। सोशली एक्सक्लूडेड होते हैं ये लोग। ठीक है। तो मार्जिनलाइज सेक्शन, जिसमें हम एस सी एस टी को बोलते हैं, एस सी एस टी, ये सारे मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं कम्युनिटी के। एग्जाम्पल एस सी एन एस टी, इसके बारे में हमने डिस्कस कर रखा है पूरा डिटेल में। ठीक है। वल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं ये एस सी और एस टी। कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोटेक्ट देम बाई, ठीक है, इक्वालिटी। ठीक है। यानी कि राइट्स, अधिकार के तहत हम बचा सकते हैं उनके संविधान को। चैप्टर पब्लिक फैसिलिटीज में आप देख लो क्वेश्चन। पब्लिक फैसिलिटी इंक्लूड क्या होगा? वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, ऑल। ठीक है। बेसिक नीड्स है ये हमारे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट? तो वेलफेयर रोल प्रोवाइड करता है। ठीक है। फैसिलिटी फॉर ऑल। ठीक है, गवर्नमेंट। दूसरा लॉ एंड जस्टिस। लॉ एंड जस्टिस, लॉ क्या इंश्योर्स करता है? तो हम कह सकते हैं एक तरह से प्रोटेक्शंस, मतलब जस्टिस हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है। मिनिमम वेज लॉ प्रोटेक्ट, क्या प्रोटेक्ट का? मिनिमम वेज की बात कर रहा है, तो हम कह सकते हैं किसको प्रोटेक्ट करेगा मिनिमम वेज लॉ? तो बी ऑप्शन, तो वर्कर को। ठीक है। चाइल्ड लेबर लॉ किसको प्रोटेक्ट करेगा? तो बैन्स एक्सप्लॉयटेशन, प्रोमोट वर्क, इग्नोर्स चिल्ड्रेन। तो प्रोटेक्शंस, बैन प्रोटेक्शन एक्सप्लॉयटेशंस, जो छोटे बच्चे 14 साल से कम बच्चे अगर काम कर रहे हैं तो चाइल्ड लेबर एक्ट लगता है। तो लॉ एंड इम्पोर्टेंट
लॉ आर इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज सोशल बैलेंस के लिए, कंट्रोल, जस्टिस, ऑर्डर, ऑल, सोशल बैलेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। कंज्यूमर राइट प्रोटेक्ट, क्या कंज्यूमर राइट प्रोटेक्ट करता है? सेलर्स को, बायर्स को, गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे हम बायर्स को, किसको? बायर्स को, ठीक है। विच सिचुएशंस बेस्ट रिफ्लेक्ट रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ में कौन सा सिचुएशन इंपॉर्टेंट है? तो सेम लॉ अप्लाइज टू ऑल सिटीजन, ऐसा नहीं कि अलग अलग सिटीजन्स के लिए अलग अलग लॉ बनेंगे। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, नो वन इज अबव द लॉ, ठीक है। इफ अ लॉ वैलिड्स फंडामेंटल राइट्स, हु कैन डिक्लेयर इट इनवैलिड, कौन इसको इनवैलिड करेगा? तो हम कह सकते हैं जुडिशियरी, जुडिशियरी में भी किसके पास है? तो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। वाई इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी इंपॉर्टेंट? मतलब एवरीवन अबव 18 कैन वोट, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। जो 18 साल के हैं वो वोट के लायक हैं। इंश्योर्स पॉलिटिकल इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी, ठीक है। विच एक्शन शो वायलेशन ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है। वायलेशन ऑफ सेकुलरिज्म कौन सा एक्शन को शो करता है? तो गवर्नमेंट फंडिंग ओनली वन रिलीजन, इसी को हम बोलेंगे के वायलेशन ऑफ सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म का वायलेशन हो रहा है अगर एक रिलीजन को हम बढ़ावा दे रहे हैं तो। क्योंकि इंडिया क्या है? इज अ मल्टी डायमेंशनल, मल्टी कल्चरल, ठीक है। और यहाँ पे एक तरह से डाइवर्स कल्चर होते हैं, यहाँ पे मल्टी रिलीजियस है यहाँ पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट, स्टेट मस्ट रिमेन न्यूट्रल टुवर्ड्स ऑल रिलीजन। वाई और लॉ नीडेड टू प्रोटेक्ट वर्कर, ठीक है, क्यों? टू इंश्योर्स फेयर वेज एंड सेफ्टी, law prevent exploitation of weaker section, which is the best example of public facility, public facilities का best example क्या है? तो clean drinking water supply, 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 ठीक है। करो भाई अपना काम करो, तो बैठ के करो जितना भी कर सकते हो। लास्ट का जो पेज है ना उसको करो क्वेश्चन सारा, लास्ट का जो है ना क्वेश्चन टेस्ट पेपर, इसको करो पूरा, बेगर देखे करना है, ठीक है। वहां शुरू से करो आप उस चीज को। पब्लिक फैसिलिटी एसेंशियल सर्विस फॉर ऑल, इफ अ गवर्नमेंट इग्नोर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप व्हाट हैपेंड, ठीक है, तब क्या होगा? तो इनइक्वालिटी इंक्रीज, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। इग्नोर वीकर सेक्शन, सोशल इम्बैलेंस हो जाएगा। वाई इज सेपरेशन ऑफ पावर इंपॉर्टेंट? सेपरेशन ऑफ पावर क्यों इंपॉर्टेंट है? टू इंक्रीज पावर, टू अवॉइड मिसयूज ऑफ पावर, या टू रिड्यूस डेमोक्रेसी, तो वो कह सकते हैं टू अवॉइड मिसयूज ऑफ पावर। लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव प्लस जुडिशरी, चेक द बैलेंस, ठीक है। विच सिचुएशंस शो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटी मतलब गवर्नमेंट बाय द पीपल, बाय द पीपल का मतलब वन पर्सन डिसाइड ऑल लॉ, नहीं, पीपल्स elect their representative by their vote, that is called democracy, उसी को हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। which is the ultimate goal of constitution, कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट गोल क्या है? जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम कोर एम है इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा हिस्ट्री वाला क्वेश्चन। कौन सा टॉपिक? हिस्ट्री का। हु रोट अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, किसने लिखा था? तो जेम्स मिल ने लिखा था इस बुक को, ठीक है। जेम्स मिल डिवाइड इंडियन हिस्ट्री बेस्ड ऑन, किस पे? रिलीजियंस पे उसने बेस्ड किया था जेम्स मिल ने। वाइज मिल्स क्लासिफिकेशन क्रिटिसाइज, क्योंकि उसने साइंटिफिक बायस्ड, वो बहुत ज्यादा बायस्ड होकर के अपनी बात को रखा था, एक तरफा बात। विच इज द मेजर सोर्स ऑफ इंडियन, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का मेजर सोर्स क्या? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है यहाँ पे, ठीक है। कॉलोनियल पीरियड किसका मतलब क्या होता है? कि फॉरेन डोमिनेशन हुआ, फॉरेन डोमिनेशन बोल सकते हैं, जो अंग्रेज हमारे ऊपर आकर के जुल्म कर रहे थे उसको बोला कॉलोनियल पीरियड। वाई डिड ब्रिटिश कीप रिकॉर्ड? क्यों? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज करते थे वो, ठीक है। उसके बाद विच इज सोर्स इज मोस्ट रिलायबल, कौन सा सोर्स बहुत, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्या है? बहुत ज्यादा, अपना काम करो, रिलायबल है। जो क्वेश्चन दिया वो करो अपना, इस पे ध्यान मत दे देना। सेंसस का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन काउंट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? सेंसस। सेंसस का मतलब पॉपुलेशन काउंट, और हर 10 साल में सेंसस होता है, हर 10 इयर्स पे सेंसस। लास्ट सेंसस जो हुआ था 2011 में हुआ था, उसके बाद अभी सेंसस हुआ नहीं है, ठीक है। सर्वे वेयर कंडक्टेड टू कलेक्ट डेटा, डेटा को कलेक्ट करने के लिए दिया जाता है सर्वे का, ठीक है। कॉलोनियल हिस्टोरियंस फोकस्ड ऑन, किस पे? ब्रिटिश अचीवमेंट पे फोकस करते थे,
ठीक है। आर्चीव्स स्टोर, आर्चीव्स क्या स्टोर करता है? डॉक्यूमेंट्स स्टोर करता है। वाई इज periodizations important, periodizations important क्यों है? तो अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री के लिए। विच इज नॉट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इनमें से कौन सा सोर्स हिस्ट्री का नहीं है? तो हम कह सकते हैं स्टोरीज ओनली, स्टोरीज ओनली हिस्ट्री का नहीं है। रिकॉर्ड्स हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, रिपोर्ट हो सकता है, स्टोरीज नहीं होता है। मॉडर्न पीरियड स्टार्टेड विथ, मॉडर्न पीरियड कहाँ से शुरू हुआ? तो हम कह सकते हैं ब्रिटिश रूल से। ठीक है। हिस्ट्री हेल्प अस टू, क्या हेल्प करता है? अंडरस्टैंड चेंज, कैसे बदलाव हुआ वो मदद करता है हमें हिस्ट्री। फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेड टेरिटरी, ठीक है। विच कंपनी कम फॉर ट्रेड इन इंडिया, आपको सबको पता है कौन सी कंपनी आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। 1600 में इंटर कर चुकी थी यहाँ पे, ठीक है। हमने बोला था ना PDEF करके याद रखना है। पहले पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर, ठीक है, और फिर फ्रेंच। बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन 1857 या 1757, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, ठीक है। हु वाज नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग प्लासी, कौन था? सिराजुद्दौला था वो, ठीक है। हु बेट्रियार्ड सिराजुद्दौला, तो हम कह सकते हैं मीर जाफर, ठीक है, उसको धोखा दिया था, ये बताया था मैंने। बैटल ऑफ बक्सर 1764, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर 1700। दीवानी राइट्स वेयर ग्रांटेड इन, कब दिया गया? 1765 में, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर के बाद। दीवानी का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू कलेक्शन, दीवानी का मतलब रेवेन्यू का कलेक्शन होता है। सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय, कौन इंट्रोड्यूस किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली, वेलेस्ली याद रखना। सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। डी, डी याद रखना ऐसे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी। बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, बहुत गलती अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस, तो यहाँ पे वेलेस्ली, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डी डलहौजी याद रखना बस इतना, ठीक है। दूसरा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अप्लाइड व्हेन, कब अप्लाइड होता है? जब नो हेयर, हेयर का मतलब कोई उसका संतान उस लेवल का ना हो। विच पॉलिसी एक्सपेंडेड ब्रिटिश कंट्रोल फास्टेस्ट, तो हम कह सकते हैं सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी, इससे ब्रिटिश बहुत तेजी से रूल कर रहे थे। कंपनी रूल स्टार्टेड आफ्टर, कंपनी रूल कब से शुरू हुआ? तो 1857 के बाद से शुरू हुआ, सॉरी प्लासी के बाद से हुआ कंपनी रूल, सॉरी कंपनी रूल। और 1858 के बाद हम कह सकते हैं क्रॉन रूल शुरू हो गया था। कौन सा रूल? क्रॉन रूल। अभी कंपनी रूल चला 1857, तो उसके बाद 1858 के बाद क्रॉन रूल। 1857 का लड़ाई हुआ, उसके बाद 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुला लिया गया, फिर से शुरू क्या होता है? क्रॉन रूल शुरू होता है। तो ब्रिटिश ग्रांटेड बंगाल बिकॉज, क्यों? बेट्रियाल के वजह से दिया था। मेन एम ऑफ कंपनी क्या था? तो उनका मेन एम था प्रॉफिट, कोई वेलफेयर नहीं था, कोई रिलीजन नहीं था, सीधा सीधा क्या था? प्रॉफिट था उनका। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश लेड टू क्या? क्लोनाइजेशंस, क्लोनाइजेशंस, ठीक है। प्रेसिडेंसी सिटीज वेयर, मुंबई, मद्रास एंड कलकत्ता, ये तीन जो हैं प्रेसिडेंसी सिटी थे। विच सिटी वाज कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया टिल 91, 1911 तक कौन सा था? तो कैलकाटा था, और कल 1911 के बाद दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया क्या? कैपिटल। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, दिल्ली को किसने किया था फाउंड? तो लुटियन ने किया था, ठीक है। जो स्ट्रक्चर दिया था दिल्ली का, लुटियन ने दिया था। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ड्यूरिंग शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, जब कैपिटल शिफ्ट किया जा रहा था, ड्यूरिंग शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल कौन था वाइसरॉय इंडिया का, मतलब उस टाइम का? हम्म, क्या चीज? देखते हैं, ठीक है। याद रखना कि जब 1911 में दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो रहा था कैपिटल, तो उस समय का जो वाइसरॉय था, तो याद रखना हार्डिंग था। कौन था? हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग याद रखना। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। एक मिनट जस्ट वेट, इसको कंप्लीट करने दो, उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग,
ठीक है। उसके बाद आता है आपका सिटीज ग्रो मेनली ड्यू टू, किसके वजह से? ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से सिटी ग्रो कर रहा होता है। सिविल लाइन्स वेयर मेंट फॉर, सिविल लाइन ब्रिटिश ऑफिशियल के लिए बनाया गया। व्हाइट टाउन रिफर्स टू, व्हाइट टाउन का मतलब होता है यूरोपियन सेटलमेंट को हम व्हाइट टाउन कहते हैं। व्हाइट टाउन का मतलब यूरोपियन सेटलमेंट। ब्लैक टाउन का मतलब क्या होता है? इंडियन सेटलमेंट। ब्लैक टाउन इंडियन सेटलमेंट, व्हाइट टाउन यूरोपियन सेटलमेंट। रेलवेज वेयर इंट्रोड्यूस मेनली फॉर, किसके लिए? तो ट्रेड का एक्सपेंशन के लिए रेलवे। और सबसे पहले रेलवे चला था मुंबई टू थाने। मुंबई टू थाने कब? 1853 में, 1853 में चला था मुंबई टू थाने। ठीक है। पोर्ट्स वेयर इंपॉर्टेंट बिकॉज, किसके लिए? अभी देखो पोर्ट को लेकर के चल रहा है ना, ठीक है। हार्मोज स्टेट जो है, तो एक तरह से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। बॉम्बे डेवलप्ड एज, बॉम्बे डेवलप्ड एज तो हम कह सकते हैं टेक्सटाइल हब। ठीक है। कॉलोनियल सिटीज शो, क्या शो करता है? सेग्रीगेशंस। अर्बनाइजेशन इंक्रीज ड्यू टू, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण क्यों हो रहा है? तो इंडस्ट्री, ट्रेड, ब्रिटिश पॉलिसीज, तो ऑल ऑफ दीज की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो रहा था। ठीक है। ओल्ड इंडियन सिटीज डिक्लाइन ड्यू टू, ठीक है, तो ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से। हिल स्टेशन वेयर डेवलप फॉर, किसके लिए? ब्रिटिश कंफर्ट के लिए। मॉडर्न सिटीज क्या था उनका? तो प्लान्ड रोड एंड ड्रेनेज सिस्टम था मॉडर्न सिटीज का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉलोनियल सिटीज मेनली बेनिफिटेड, किसको बेनिफिट किया गया? ब्रिटिश को। अब आता है इंडियन टेक्सटाइल वेयर फेमस फॉर, इंडियन टेक्सटाइल किसके लिए फेमस था? तो हम कह सकते हैं फाइन क्राफ्टमैन के लिए। ठीक है, किसके लिए? फाइन क्राफ्टमैन के लिए। उसे इतना चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा आपका ये चैप्टर से, कि नेटिव एजुकेशन एंड इंग्लिश एजुकेशन एम टू क्रिएट, किसके लिए था? क्लर्क के लिए इंग्लिश एजुकेशन इंपॉर्टेंट था। थॉमस मैकॉले, मैंने बोला था ना थॉमस मैकॉले इंग्लिश एजुकेशन पे फोकस किया था। किस पे? इंग्लिश एजुकेशन पे। मैकॉले बिलीव्ड इंडियन नॉलेज वाज, ठीक है, क्या था उसका? था कि यूजलेस है, इंडियन का नॉलेज यूजलेस है। और वुड डिस्पैच आया था 1854 में, इज नोन एज, उसे हमने बोला कि एजुकेशन चार्टर बोला गया। वुड डिस्पैच को क्या बोला गया? एजुकेशन चार्टर बोला गया, 1854 में आया था। ठीक है। इंडिजिनियस एजुकेशन मींस, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम। पाठशाला एंड मद्रास वेयर, क्या था? ट्रेडिशनल स्कूल्स था। ठीक है। और मैंने बताया था ना इस चैप्टर्स में कि कोलकाता में बेगम रुकैया शेखावत ने एक स्कूल स्टेबल किया था। ठीक है। कहाँ कहाँ? कोलकाता और पटना में। ठीक है। मिशनरीज प्रोमोटेड, क्या प्रोमोट करते थे? तो एजुकेशन प्रोमोट करते थे। ठीक है। विच रिफॉर्म वर्कड फॉर एजुकेशन, तो राजा राम मोहन रॉय। ठीक है। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इग्नोर्ड, किस लैंग्वेज में? इंडियन लैंग्वेज में इग्नोर कर दिया गया था। ठीक है। कॉलोनियल एजुकेशन एम टू, क्या था? सर्व ब्रिटिश नीड, मतलब ये एजुकेशन आया था उसको ब्रिटिश नीड्स को सर्व करने के लिए। हु डिमांडेड मॉडर्न एजुकेशन, तो मॉडर्न एजुकेशन किसने डिमांड किया था? तो इंडियंस ने किया था। एजुकेशन रिफॉर्म लेड टू, क्या? अवेयरनेस। ठीक है। अर्लियर एजुकेशन एक्सक्लूडेड, ठीक है, तो लोअर कास्ट को छोड़ दिया गया था। रिफॉर्मर फोकस्ड ऑन, किस पे फोकस किया गया रिफॉर्मर को? तो सोशल रिफॉर्म पे। मॉडर्न एजुकेशन हेल्प इन, मॉडर्न एजुकेशन किस में हेल्प कर रहा है? तो नेशनलिज्म में हेल्प कर रहा है। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर्स का। नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेशनल मूवमेंट क्या कह रहा है हमारा? कि नेशनल मूवमेंट में हु स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में, तो सबको पता है महात्मा गांधी। फर्स्ट मास मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। विच इवेंट लेड टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो हमने कहा जलियांवाला बाग मस करे हुआ था। ठीक है। फिर सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट स्टार्टेड विद, किससे स्टार्ट हुआ? सॉल्ट मार्च से शुरू हुआ था। ठीक है। सॉल्ट मार्च सबको पता है, सॉल्ट सत्याग्रह, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। हु लेड सॉल्ट मार्च, तो महात्मा गांधी ने लीड किया था। और लगभग कब शुरू हुआ था सॉल्ट मार्च? ठीक है, 18 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। ठीक है। ठीक है। हैं? ये हुआ था 1930। ठीक है। कहाँ से? साबरमती आश्रम, ठीक है, टू दांडी,
क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लेड इन, ठीक है, 1942। और यहाँ पे एक नारा दिया गया, डू एंड डाई, डू एंड डाई, ठीक है, डू एंड डाई स्लोगन वाज गिवन बाय गांधी जी, इसी मूवमेंट में दिया गया था, ठीक है। विच मूवमेंट डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगा क्विट इंडिया मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल, कब हुआ था, 1905 में हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट क्या था, बाइकआउट किया था, प्रोमोट क्या किया था, तो एक तरह से हम कह सकते हैं ब्रिटिश गुड्स, इंडियन गुड्स, तो इंडियन गुड्स को प्रमोट किया जाए, ब्रिटिश को हम क्या किया जाए, बाइकआउट किया जाए। हु गेव स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ एंड आई शैल हैव इट, तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर। इंपॉर्टेंट लीडर्स का आइडियाज याद रखना है कि हु लेड खिलाफत मूवमेंट अली ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली ने शुरुआत किया था, ठीक है। गांधी सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट, क्यों, क्योंकि उनको हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करना था, इसलिए खिलाफत मूवमेंट शुरू किया गया था, ठीक है। हु फॉर्म्ड आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, किसने, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने शुरू किया था। आईएनए एम्ड टू, क्या था, टू फाइट ब्रिटिश, ब्रिटिश से फाइट लड़ने के लिए। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट की बात करें, हु थ्रू बॉम्ब इन सेंट्रल असेंबली, तो भगत सिंह, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, इसलिए फांसी की सजा हुई थी। भगत सिंह बिलीव्ड इन रिवोल्यूशनरी एक्शंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट इवेंट की अगर बात करें, साइमन कमीशन वेयर बाइकटेड बिकॉज, क्योंकि उसमें कोई भी इंडियंस नहीं थे, 7 लोग जो थे, सातों ब्रिटिशर थे और वो हमारे लिए कोई प्रोग्राम बना रहे थे, ठीक है। डांडी मार्च स्टार्ट किया गया 1930 में, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस, क्या, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, कौन सा ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया अचीव्ड इन, कब अचीव किया गया, सबको पता है 1947, 15 अगस्त। अब इस लेवल क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी चूज सॉल्ट फॉर प्रोटेस्ट, क्यों, क्योंकि सॉल्ट जो था वो एक एसेंशियल फॉर ऑल था, इसीलिए सिंबल ऑफ कॉमन पीपल था, इसलिए लिया गया। हु विच मूवमेंट हैड मैक्सिमम पार्टिसिपेशंस, कौन से मूवमेंट में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन हुआ, तो क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, 8 अगस्त 1942, एग्जैक्ट डेट याद रखना। विच लीडर फॉलोड नॉन वायलेंस स्ट्रिक्टली, नॉन वायलेंस जो था किसने फॉलो किया था, तो गांधी जी ने फॉलो किया था, गांधी जी। विच इवेंट यूनाइटेड इंडिया मोस्ट, ठीक है, तो जलियांवाला बाग मस्करी, जिसमें काफी लोग, जिसमें जनरल ओ डायर ने फायर का ऑर्डर दिया था जलियांवाला बाग में, ठीक है। कब, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। विच मूवमेंट मार्क फाइनल फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, फाइनल फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, तो क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। अब आते हैं, इससे क्वेश्चन आता है गवर्नर जनरल से, क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर भी था। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो याद रखना, वैरेन हेस्टिंग, वैरेन हेस्टिंग। मैंने एक वो पीडीएफ भेजा है, आप लोग को एक बार पढ़ लेना अच्छे से। फर्स्ट स्टेप ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वैरेन हेस्टिंग, याद रखना। दूसरा, हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट, तो लॉर्ड कॉर्नवेल्स, कॉर्नवेल्स परमानेंट सेटलमेंट की बात किया, लॉर्ड कॉर्नवेल्स। सब्सिडी अलायंस हमने बताया था, वेलेस्ली ने किया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डी आ रहा है तो दलहौजी होगा, कहाँ है दलहौजी भाई साहब, इधर है, ठीक है। हु इज नोन एज अ फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, सिविल सर्विस जो स्टार्ट आईसीएस के नाम से जाना जाता था शुरुआत में, ठीक है, तो उसको किसने था, कॉर्नवेल्स ने शुरू किया था, ठीक है। कॉर्नवेल्स मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन माने जाते थे। हु अडॉप्ट अबोलिश्ड सती, सती को किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। हु इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी, तो सबको पता है बेंटिक, ठीक है। मैकॉले मिनट्स अंडर बेंटिक के टाइम पे मैकॉले ने शुरू किया था, क्या, इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। हु एक्सपेंडेड ब्रिटिश टेरिटरी मोस्ट, सबसे ज्यादा ब्रिटिश टेरिटरी को किसने एक्सपेंड किया था, तो सबसे ज्यादा किया था दलोजी ने किया था, ठीक है। हु इंडेड डबल गवर्नमेंट इन बंगाल, डबल गवर्नमेंट इन बंगाल, तो हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। हु इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया, रेलवे को किसने शुरू किया था, तो दलो दलहौजी ने किया था, लॉर्ड दलहौजी ने किया था, ठीक है। वायसरे की अगर बात करें, तो हु वाज द फर्स्ट वायसरे ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड कैनिंग, याद रखना, गवर्नर जनरल अलग है और वायसरे अलग है। वायसरे कौन है, फर्स्ट वायसरे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। और लास्ट वायसरे पूछेगा तो कौन था, लास्ट वायसरे माउंट बैटन, माउंट बैटन,
माउंटबेटन। ठीक है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस ड्यूरिंग, किसके टाइम पे रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था? ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ था रिवॉल्ट। मतलब हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वाइसरे के टाइम पे ही 1857 का वॉर हुआ था। हु पार्टीशन बंगाल 1905 में, 1906 में जो हुआ था, पार्टीशन किसने किया था? कर्जन ने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। हु वाज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर किसे कहा गया? रिपन को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड रिपन। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन। ठीक है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हैपेंड ड्यूरिंग रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन। कुछ चीजें हैं, रटना है इसको। हु रिवर्स पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है। हु इंट्रोड्यूस दिल्ली दरबार इन 1877, तो दिल्ली दरबार की बात किया तो लॉर्ड लिटन ने किया था, लॉर्ड लिटन ने किया था। ठीक है। एडविन लुटियन जिसको बोलते हैं, वही लॉर्ड लिटन। हु एसोसिएटेड विद द यूनिवर्सिटी रिफॉर्म, यूनिवर्सिटी रिफॉर्म के लिए कर्जन, यूनिवर्सिटी के अंदर में रिफॉर्म कर्जन। हु सपोर्टेड इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट, तो रिपन। ठीक है। तो इस तरह से आपका हिस्ट्री का जो क्वेश्चंस था वो आपके जो हैं, एक बार वो जो लास्ट PYQ है एक बार आप लोग उसको देख लीजिएगा थोड़ा। ठीक है। तो ये वाला जो है आपका पोर्शंस, हिस्ट्री वाला जो पोर्शंस है, पॉलिटी वाला, ज्योग्राफी वाला, लगभग हमने इसको भी कवर कर दिया। आप लोग एक बार देख लेना। अब जो लास्ट जो हमारा क्लास होगा वो मैथ्स को लेकर के। ठीक है। और इस बीच में आप लोग अपना रिवीजन करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो दिया गया था PYQ का नोट्स वगैरह उसको एक बार रिवीजन कर लें, ये तो हमने करा ही दिया, आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है अब। ठीक है। थोड़ा बहुत लास्ट का वो जो देख लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है। और नेक्स्ट जो हम क्लास शुरू करेंगे वो 4 बजे मैथ्स को लेकर के। ठीक है। 4 बजे मैथ्स, 4 से 6 में मैथ्स, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगेगा हमको, वैसे मैथ्स तो किया हुआ है वही। और उसके बाद प्रॉपर आप लोग नींद लें। उसके बाद फिर कल जा करके, कल का टाइमिंग क्या है पेपर का सबका? एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना सब लोग। आज पेपर पे फोटोज वगैरह जो भी है वो पेस्ट कर लेना। ठीक है। जो एक बार एडमिट को पढ़ लेना है और फिर चीज़ें, और टाइम एग्ज़ाम का टाइम से कम 1 घंटा बिफोर वहाँ पे पहुँच जाना है। ठीक है। इकरा का, जकिया का, ये तो दिल्ली सेंटर दिया है, यहीं पे जामिया में ही सेंटर है। तो आप लोग 9 बजे एग्जैक्ट पहुँच जाना। ठीक है। क्या तुम्हारा 2 बजे?